विद्यार्थीगण, पिछले वीडियो में यानी 22 तारीख के वीडियो में यह टॉपिक जो चल रहा था इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म, उसमें मैंने यहां तक बताया था, लिक्विड एसेट्स तक बताया था। आज उसमें और आगे है जो फिक्टिशियस एसेट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिक्टिशियस मतलब बनावटी, फिक्टिशियस का मतलब बनावटी, कृत्रिम संपत्ति। उन संपत्तियों को कहते हैं जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, फिर भी कुछ तकनीकी कारणों से तथा लेखा समीकरण को पूरा करने के लिए इन संपत्तियों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, यानी दर्शाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, कृत्रिम या बनावटी संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, काल्पनिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से तथा लेखा समीकरण को पूरा करने के लिए उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेखा बहियों में लिखा जाता है। इस तरह के खर्चे का उदाहरण है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। फाइनल अकाउंट पढ़िएगा तो मिलेगा प्रारंभिक व्यय, यानी व्यापार स्थापना के पहले का व्यय। व्यापार स्थापित कर रहे हैं, उसमें उस क्रम में जितना भी खर्च हुआ उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। क्योंकि उस समय तो कोई पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है कि उसको हम राइट ऑफ करें, इसलिए उसको हम बनावटी संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। उसके अलावा एक और उदाहरण है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जिस कंपनी के बारे में समझाया जा रहा है, मैंने कोई कंपनी ले लीजिए, कोई कंपनी है, व्यापार है, व्यापारिक ये संगठन है, वो पब्लिक से ऋण देने के लिए ऋण पत्र जारी करती है, और उस ऋण पत्र को जारी करने में कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। उस डिस्काउंट को भी हम फिक्टिशियस एसेट मानते हैं और उनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। बुआ ठीक। दूसरा है, नेक्स्ट आइए, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्ट का मतलब बर्बाद। वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है वह संपत्ति जो शांत पड़ गया है, जो सोया हुआ है। इसको थाका मादा संपत्ति भी कहते हैं। कुछ लोग इसको निरर्थक संपत्ति भी मानते हैं। ऐसा क्यों? इस तरह की संपत्ति है जो उत्पादन के साथ साथ ही बर्बाद हो जाती है। माने आप कुछ संपत्ति ऐसे हैं जिनसे आप उत्पादन करते हैं, लेकिन जैसे ही उत्पादन करेंगे यह संपत्ति उसी समय नष्ट हो जाती है। इसीलिए इनका नाम पड़ा है वेस्टिंग एसेट्स या सोया हुआ संपत्ति, निरर्थक संपत्ति। इन संपत्तियों का उदाहरण, बेस्ट उदाहरण है माइंस, खान। खान से जैसे ही हम संपत्ति निकाल लेंगे, चाहे कोयला हो, अबरक हो, वो निकाल लेंगे तो उसी समय वो नष्ट हो जाता है। ठीक। एक और बात को समझिए तो ज्यादा क्लियर होगा। प्लांट और मशीनरी को ले लीजिए। प्लांट मशीनरी जब हम खरीदते हैं तो उससे वर्षों तक उत्पादन करते हैं, जितना उसका लाइफ रहता है 10 साल 20 साल तक हम उत्पादन करते हैं, तो वो वेस्टिंग संपत्ति नहीं हुआ, वेस्टिंग एसेट्स नहीं हुआ। लेकिन जो माइंस है उससे जैसे ही हम उत्पादन करेंगे, उसके अंदर का जो मटेरियल निकाल लेंगे, जब समाप्त हो जाएगा मटेरियल, तो उसी समय ये एसेट्स खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा वेस्टिंग एसेट्स से हमेशा मोरी रहते। नेक्स्ट आइए, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हिंदी में देनदारियां कहते हैं। देनदारियां, जैसा कि शब्द से ही मतलब अर्थ निकलता है, लायबिलिटीज माने जो हमको भुगतान करना है। देनदारियां का मतलब भी यही होता है, किसी से हम कर्ज लिए हैं और उनको लौटाना है। जो कर्ज लेते हैं हम, वही हमारे लिए देनदारी है। ये देनदारी शब्द का लेखांकन में प्रयोग कुछ वित्तीय दायित्वों को और ऋणों का वर्णन करने के लिए किया गया है। माने इसमें दो चीज है, सभी तरह के दायित्व और ऋण।
तथा उन पर बकाया ब्याज को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक से या किसी दूसरे संगठन से लोन लिया और उस लोन को चुकाने की जिम्मेवारी आपकी है, तो यह आपके लिए दायित्व है, आपके लिए देनदारियां हैं, आपके लिए लायबिलिटीज है। इसमें सभी तरह के लोन आएंगे, जैसे किसी दूसरे कंपनी से ऋण ले रहे हैं, किसी बैंक से, किसी अन्य व्यापारिक संस्था से, किसी अन्य वित्तीय संस्था से ले रहे हैं। इस सबों को देनदारियों में शामिल किया जाता है। कहीं आप संविदा कर रहे हैं, उसमें आप कमिटमेंट किए हैं कि हमको इतना रुपया देना है, तो वो भी आपकी देनदारी में शामिल होता है। चलिए, ये देनदारियां भी दो तरह का होता है, एक फिक्स लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि वैसा ऋण, वैसा दायित्व, वैसा आप कोई कर्ज लिए हैं जो लंबी अवधि के लिए लिए हैं, यानी उसका भुगतान वापसी थोड़ा थोड़ा करके बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है। यानी लंबी अवधि के लिए ऋण कहिए, लंबी अवधि के लिए दायित्व कहिए। जैसे कंपनी को ऋण लेना है, कोई कंपनी है, आप अपने को कंपनी समझिए और अपना ऋण पत्र जारी करते हैं जनता में, तो ऋण पत्र कम से कम 5 साल के लिए जारी किया जा सकता है, 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए, तो 5 साल से कम नहीं होता है। ऐसे किताबों में लिखा हुआ है कि 3 साल से कम का जो ऋण होगा उसको हम फिक्स में नहीं रखते हैं, यानी 3 साल से ज्यादा का जो ऋण हमारे पास होगा उसी को हम फिक्स मानते हैं। इसमें बैंक से लंबी अवधि के लिए ऋण लिया उसको शामिल करेंगे, कंपनी जो है अपने ऋण पत्र को जारी किया उसको इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि यह बहुत लंबी अवधि के लिए आपके पास रहेगा। जिस कंपनी से, जिस संस्था से आपने ऋण लिया है उसको ब्याज भी देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, दूसरा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बंद करो वो आपका निशान। हाँ, करंट लायबिलिटी, इसका अर्थ होता है चालू दायित्व। इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। करंट लायबिलिटीज का अर्थ हुआ उन दायित्वों से जिसका भुगतान साल के अंदर ही कर देना है, इसी को हम चालू दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व के अंतर्गत कोई व्यापार या व्यापारिक संस्था या कंपनी कर्ज जो लेती है उसका भुगतान साल के अंदर ही कर देना है, उसी को हम करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। इन दायित्वों में निम्न को शामिल किया जाता है, जैसे आप माल बेचे हैं उधार, माल खरीदे हैं उधार, तो बकाया रुपया है, उसको जिस आदमी से खरीदे उसको लेनदार कहते हैं, तो लेनदार का भुगतान वर्ष के अंदर ही कर देना है। माल बकाया खरीद के लाए हैं तो रुपया बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये जो जिससे माल खरीदे हैं वो क्रेडिटर हुआ और क्रेडिटर का भुगतान 1 साल के अंदर ही कर देना है, 2-3 महीने में कर देना है। अगर उस क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको एक बिल स्वीकार करके दे दीजिए जिसका नाम है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी करंट चालू दायित्व में आएगा। किसी खर्चे का भुगतान बाकी हुआ है, किसी वित्तीय वर्ष में मान लीजिए हमको 50,000 रुपये खर्चे का भुगतान करना है, हमने किया 40,000 खर्चे का भुगतान और 10,000 रुपया बाकी लग गया, उस वित्तीय वर्ष में बाकी लग गया, इसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में होगा। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह व्यय जो 50,000 का था 40,000 भुगतान किए हैं, 10,000 रुपया बाकी है, उसको करंट लायबिलिटीज में ही रखते हैं, जिसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, बंद करो। करंट लायबिलिटीज में ये बताए हैं कि यह 2 टाइप का होता है, तो यह बंटवारा जो किया है वो नेचर के अनुसार बंटवारा है और एक और आधार पर बांटा गया है जिसको हम लोग
ये इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं और दूसरे को एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। यानी पहला इसमें आता है इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि संस्था जो ऋण अपने व्यापार के स्वामी से या प्रोप्राइटर से लेती है, उसको हम लोग इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज के रिटर्न भुगतान का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे आप अपने व्यापार के स्वामी से पूंजी लिए हैं या उनसे ऋण लिए हैं, तो इनके भुगतान का कोई निश्चित समय नहीं होता है। व्यापार की ओर से स्वामी को पूंजी पर ब्याज या ऋण पर ब्याज मिलते रहेगा, लेकिन यह आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। इसके लिए कोई ये प्रतिबंध नहीं है कि आप कितना दिन के बाद भुगतान कर दें। आइए दूसरा नाम है, हाँ, अब इंटरनल के बाद है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि आप बाहरी पक्ष से, बाहर के लोगों से जो कर्ज लेते हैं, जो ऋण लेते हैं, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे ऋण पत्र जारी किया है, एक में बताया गया था कि ऋण पत्र जारी करके हम ऋण लेते हैं, तो वो ऋण पत्र जो है तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आएगा। और बड़े बड़े बैंकों से तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए आप जो ऋण लेते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। उस ऋण पर एक निश्चित दर से ब्याज चुकाया जाता है। यदि एक्सटर्नल लायबिलिटी का अमाउंट कम है तो उसका रिफंड एक मुश्त किया जा सकता है। यदि राशि बड़ी है तो उनका किस्तों में भुगतान किया जा सकता है, लेकिन जो भी है एक्सटर्नल लायबिलिटी पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट आइए कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी हिंदी हुआ संभाव्य दायित्व। संभाव्य का मतलब हुआ संभावना, यह दायित्व होने की संभावना, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक ऐसा दायित्व जो आज हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन भविष्य में हमारे ऊपर इसका दायित्व होगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यह पिछले कुछ घटनाओं से एराइज होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको, जिसकी संभावना हमारे तरफ से नहीं रहती है, इसलिए इसको संभाव्य दायित्व मानते हैं। उदाहरण के लिए हम एक कंपनी चला रहे हैं और कोई बाहरी पक्ष हमारे ऊपर इस तरह का क्लेम कर दिया कि साहब आपके ऊपर 1 लाख रुपया हमारा बकाया है, यानी बाहरी पक्ष हमारे ऊपर कुछ क्लेम कर दिया कुछ रकम के लिए, तो हम उसके विरुद्ध सूट फाइल कर दिए। उसने तो क्लेम किया कि आपसे लेना है, यानी हमारे ऊपर दायित्व वो एराइज कर रहा है, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे हैं कि दायित्व है। तो क्या होगा, अब मुकदमा चल रहा है, सूट फाइल हुआ, मुकदमा चल रहा है। मुकदमा के डिग्री के बाद मुकदमा में जो जजमेंट होगा, अगर बाहरी पक्ष के फेवर में गया तो जीत गया तो हमको 1 लाख रुपया देना है, तो उस समय ये हमारा पूर्ण दायित्व हो जाएगा। और यदि वो हार गया तो हमारे लिए न दायित्व होगा न कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा, कुछ नहीं होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर है तो इसको हम बहियों में लिखेंगे कि नहीं, जर्नल प्रॉपर के रूप में इसका एंट्री जर्नल में कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में इसको दायित्व के पक्ष में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि संभाव्य दायित्व है, ना आज दायित्व है ना भविष्य में होगा, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे। हाँ, कुछ लोगों का राय है, कुछ अकाउंटिंग एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे दायित्व को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में इनर कॉलम में लिखिए, यानी अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखना है, इनर कॉलम में लिखिए, और जैसे ही ये डिसाइड हो जाए कि वो दायित्व हुआ कि नहीं, तब तो इसको हटा दीजिए इनर कॉलम से। ठीक, ओके। इस कंटिंजेंट लायबिलिटीज का 1-2 उदाहरण समझ लीजिए। इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहेंगे। अगर कोई बाहरी पक्ष
कंपनी के ऊपर दावा कर दिया किसी रकम के लिए और कंपनी नहीं मान रही है, तो वो इसके लिए कंटिजेंट होगा। क्योंकि कोई बाहरी पक्ष आपके ऊपर क्लेम करता है कि मेरा इतना रुपया उसके ऊपर बाकी है और आप नहीं मान रहे हैं, तो व्यक्ति मुकदमा करेगा आपके ऊपर। तो इसलिए आपको जब तक मुकदमा चलेगा तब तक वो आपके लिए कंटिजेंट लायबिलिटी ही रहेगा। एक दूसरा उदाहरण, अनकॉल्ड लायबिलिटीज, एक और उदाहरण इसका कंटिजेंट लायबिलिटीज का सबसे बढ़िया उदाहरण है अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप। देखिए हिंदी हुआ इसका कि कोई भी कंपनी है या व्यवसायिक संस्था है, किसी दूसरे कंपनी से शेयर खरीदा है, उस शेयर का दाम, एक शेयर का दाम 100 रुपीज है, लेकिन वह कंपनी इस प्रत्येक शेयर पर 80 रुपया मांगा है और 20 रुपया कहा कि भविष्य में मांगेंगे। फिर सुनिए ध्यान से, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लंबा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। ये एक व्यवसाय, मान लीजिए कि आप एक व्यवसाय चलाते हैं, आप किसी की कंपनी का शेयर खरीद लिया, 2, 4, 10, 100, 1000, 500 शेयर खरीद दिया और एक शेयर का मूल्य 100 रुपीज है। जिसका शेयर खरीदे हैं वो तो आपसे पर शेयर 100 रुपीज का मांग करेगा और शेयर का जो मूल्य होता है वो शेयर जारी करने वाली कंपनी किस्तों में लेती है, 25 4 बार लगी या 20 करके 5 बार लगी। एक शेयर का दाम 100 रुपया है तो 20 करके। तो इस तरह से कंपनी ने आपसे 80 रुपया मांगा है और 20 रुपया ही कह के रोक दिया है कि भविष्य में हम जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, मांग लेंगे। तो जब तक वो नहीं मांगती है कंपनी 20 रुपया बकाया, वो आपके लिए अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन शेयर पार्टली पेड अप बनकर, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए 7 नंबर पर, प्रोविजन। इसका हिंदी होता है प्रावधान। इसको व्यवस्था भी कहिए, व्यवस्था। प्रोविजन का मतलब बता दिए हैं, प्रावधान या व्यवस्था होता है। ये प्रोविजन क्या है समझिए, किसी भी व्यापार में किसी काम को करने के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या साधनों की पूर्ति या उसकी सुरक्षा के लिए या किसी ज्ञात दायित्वों को पूरा करने के लिए, ध्यान दीजिए, किसी ज्ञात दायित्वों को पूरा करने के लिए व्यापार में पहले से जो तैयारी या व्यवस्था की जाती है उसे प्रावधान कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, किसी भी व्यापार में किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, किसी साधनों की पूर्ति तथा सुरक्षा के लिए तथा किसी ज्ञात लायबिलिटी, यानी जो भविष्य में आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारे पास कोई दायित्व तो आएगा ही, एकदम निश्चित है कि आएगा, भले ही उसकी रकम आपको मालूम नहीं हो कितना होगा, लेकिन दायित्व तो आने वाला है, उसके बारे में पहले से ही व्यवस्था करना, तैयारी करना, इसको प्रावधान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्ञात लायबिलिटी माने भविष्य में कौन सा दायित्व आएगा इस हमको पता है, लेकिन उसका रकम नहीं मालूम है, इसीलिए एक अंदाज पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है, जिसको प्रोविजन कहते हैं।
उदाहरण, आप संपत्ति खरीदते हैं, संपत्तियों पर हर साल हरास काटा जाता है, तो हरास के लिए साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि साल के अंत में 2-4 दिन 10 दिन के बाद ही आपको व्यवस्था करना है हरास के लिए। तो हरास के लिए एक अनुमानित राशि व्यवस्था कर ली जाती है, एक अनुमानित राशि कि इतना रुपया हमको हरास के नाम पर रख लेना है। दूसरा उदाहरण, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हम उधार माल बेचे हैं, जो देनदार कहा जाएगा, जिससे बेचे हैं देनदार होगा, देनदार से रुपया हमको वसूलना है, समय पर वसूलने के लिए हम उसको कुछ कटौती देते हैं। वो कटौती कितना देंगे पहले से निर्धारित नहीं है, या पहले से निर्धारित है भी तो हो सकता है कि जो निर्धारित किए हैं उसे कम दें या ज्यादा दें, ठीक, दायी तो है लेकिन कितना देंगे ये पता नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये उदाहरण हुआ इसका। प्रोविजन फॉर